हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है, इसका पूरा चैप्टर एक्चुअली हम नहीं कवर अप करेंगे बिकॉज हमें पता है कि ये जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है इसके लिए। तो ये अभी हम जो है इस वीडियो में हम सिर्फ कवर अप करेंगे अबाउट सेल्स के बारे में, सेल्स क्या होते हैं, एंड हम उसका जो काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं उसका एक पार्ट करेंगे विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। बाय टाइटल आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे मतलब क्या होता है? मतलब कि सेल के बारे में, ये जो सेल होते हैं, व्हाट इज़ सेल बेसिकली। पहले हम सेल जान लेते हैं क्या होता है सेल। तो सेल एक ऐसा यूनिट है, सेल एज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, राइट। जो ह्यूमन का जो लाइफ होता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर ह्यूमंस का जो होता है लाइफ जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन से दैट सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। इसके लिए हम कह सकते हैं कि सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे बॉडी को चलाना होता है, राइट। मतलब हमारे बॉडी वर्क करे, हमारी बॉडी क्या करे? वर्क करे। इसके लिए हमें सेल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। तो इसके लिए आज हम कवर अप करेंगे ये पार्ट्स सेल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो सेल इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि आप देखोगे अलग टाइप्स के सेल्स, जैसे ब्लड के सेल्स होते हैं, देन वायरसेस के सेल्स होते हैं, या इफ़ यू टॉक अबाउट बहुत सारे सेल्स जैसे प्रोटीन्स के हो गए, देन ह्यूमंस के सेल्स हो गए, राइट। तो अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, राइट। तो उनका जो स्ट्रक्चर या फंक्शंस जो होता है वो डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में है वो, ठीक है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अगर वो सेल्स है तो उनका फंक्शन क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, राइट। एनर्जी का क्या करना? प्रोडक्शन करवाना। अगर वो कोई और टाइप के सेल्स हैं जैसे हो गए ब्लड सेल्स, तो उनका क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करके एंड देन वो पूरा मतलब ब्लड को सर्कुलेट करना, राइट। तो ऐसे ऐसे टाइप्स होते हैं सेल्स के। तो सेल दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसलिए सेल्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। समझ में आप लोगों को कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हर एक फंक्शन जो है कर सकता है लाइफ का। फंक्शन मतलब वो बाहर जो फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, नो। फंक्शंस ऑफ लाइफ मतलब जो बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन का हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है इस बॉडी के अंदर, वो सब परफॉर्म करने की जिम्मा किसकी होती है? सेल्स की होती है। तो सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, ठीक है। सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे विच इज़ सेड टू बी एज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो ये आपको पता है ये क्या है? राइट, वेरी गुड। ये है माइक्रोस्कोप। अब हम एक्चुअली बता नहीं सकते कौन सा माइक्रोस्कोप है, राइट, बिकॉज ऑल द माइक्रोस्कोप्स आर सेम ही होते हैं। उनका बस जो लिटिल लेंसेज का डिफरेंस होता है, राइट। यहाँ पे जो आप देखोगे ये ऐसा पार्ट वाला यहाँ पे डिफरेंस आती है, ठीक है। बाकी ये क्या है? ये दिस इज़ ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या ज़रूरत होता है? येस, वेरी गुड। माइक्रोस्कोप इसलिए ज़रूरत होती है जिससे हम सेल्स के अंदर या कोई भी वायरस हो, किसी भी टाइप का सेल हो, उसके बारे में हम जान सकें उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है या नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस जो लेक्चर है इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है विच इज़ अबाउट this larger cells can be seen through simple microscope but to see smaller cells require compound microscope। अब जैसे जो लार्जर सेल्स होते हैं, लार्जर सेल्स मतलब क्या कि जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं जिनका बहुत काम होता है, काम मतलब जो बहुत बड़े सेल्स होते हैं, जैसे कि बात कर ले, जैसे फ्रॉग का सेल जो होता है, फ्रॉग एग, ठीक है। फ्रॉग एग इज़ ऑल्सो अ सेल। देन उसके बाद अगर ह्यूमंस का एग ही बात करें, ह्यूमंस एग, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सेल, राइट। तो ये सब जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो हम देख सकते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हम बड़े बड़े ये जो लार्ज सेल्स हैं उनको हम देख सकते हैं। बट व्हेन वी कंसिडर, जब हम बात करें स्मॉलर सेल्स की, स्मॉलर सेल्स जैसे हो गए ब्रेड, जो RBCs होते हैं, WBCs प्रोटीन्स के हो जाते हैं, देन लिपिड्स के हो जाते हैं, ये
सारे जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनको हम कैसे देखें, उनके बारे में हम कैसे जानें, तो तब के टाइम पे आ जाता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने बहुत सुना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप कब यूज़ होता है एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब यूज़ होता है। फाइन, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ होता है टू ऑब्जर्व लार्ज सेल्स, बट व्हेन वी कंसिडर अबाउट स्मॉल सेल्स तब कौन सा यूज़ होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? तो ये मतलब बेसिक्स की चीज़ें हैं अबाउट माइक्रोस्कोप, क्योंकि आज वी आर स्टडिंग अबाउट सेल्स। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे वो कहता है, पहला 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, राइट, जो पहले 2 पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट कहता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 टाइम्स। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इफ़ वी कंसिडर अबाउट दिस वन, ये सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम समझ के चलते हैं तो ये जो अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सपोज ये देख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है, बड़े सेल्स को अच्छे से देखना, मतलब अच्छे से, तो 50 to 100 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। मतलब अभी सपोज ये इतना सा बड़ा सेल्स है, ठीक है, ऐसे ऊपर से देखे तो, और जब उसको मैग्नीफाई करने जाए तो वो इतना बड़ा सेल दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस मैं बता रही हूँ? तो 50 to 100 टाइम्स हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। कौन से वाले को? तो सिंपल माइक्रोस्कोप्स को हम कितने बार कर सकते हैं, 50 to 100 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। कौन से माइक्रोस्कोप को? तो सिंपल माइक्रोस्कोप। फाइन, अब जो नेक्स्ट आता है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज हम बार बार कौन से माइक्रोस्कोप की बात करें, सिंपल एंड कंपाउंड की ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमें बताना पड़ेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा फिर क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है 1000 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा टाइम्स जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो लेट मी ड्रॉ अ सेल ओवर हियर, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज़ एक बहुत छोटा सा सेल है, बिकॉज हम किसकी बात करें हम, या फिर इससे भी छोटा बना लेती हूँ। यहाँ पे सपोज बहुत छोटा सा सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ सेल, बहुत छोटा सा है, और अब हमने इसको किसके अंदर डाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर डाला। हमने 1000 का जो व्यू है, 1000 का सपोज इतना बड़ा व्यू है, 1000 का व्यू है, और उससे भी ज़्यादा देखो 1000 टाइम्स और मोर, मतलब 1000 से भी ज़्यादा वो हो सकता है, उससे भी बड़ा, इतना बड़ा। तो आप समझ सकते हो कि फिर क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं टू नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। माइक्रोस्कोप, देन सेल्स, लार्जर सेल्स, स्मॉलर सेल्स। एक और टाइप्स के सेल्स होते हैं विच इज़ नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखो कोई ना लेबोरेटरीज़ में ना ऐसे कोई जो सेल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते, मतलब उनको दिखते नहीं है सही से, तो उनको विजिबल करवाने के लिए, जिससे वो दिख सके, ठीक है, तो एक वो बीम ऑफ लाइट डालते हैं। वो बीम ऑफ लाइट किसी भी कलर का हो सकता है, ज़्यादातर टाइम मेरे को लगता है ऐसा कि रेड कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि बीम्स तो जो होते हैं हमेशा रेड कलर के ही होते हैं, राइट। तो बीम्स ऑफ लाइट यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए उस माइक्रोस्कोप का नाम दे दिया गया है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। बीम ऑफ लाइट पास होता है ऑन दैट सेल या ऑन दैट जो भी डाले हैं उसके अंदर माइक्रोस्कोप के ऊपर, एंड देन वो ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप, LIGHT, लाइट, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप उन्हें कहा जाता है, ठीक है। न्यू माइक्रोस्कोप के बारे में जानने आपको मिल गया होगा इस वीडियो में, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हाँ, एक और माइक्रोस्कोप आता है विच इज़ सेड टू बी एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता है, कोई नहीं अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप होते हैं, जो मतलब सेल्स के अंदर के बारे में जानने के लिए, मतलब कोई सा भी सेल हो, बड़ा हो छोटा, उसके अंदर में इंटीरियर उसके अंदर है क्या, ठीक है। अगर हम कोई भी अभी सेल्स की हम बात करते हैं, कोई सेल्स को हम पढ़ते हैं, अगर मैं कोई भी सेल की बात करूँ, जब वैसे हम एनिमल सेल्स कहते हैं, तो उसके अंदर में जैसे वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन ये राइबोसोम्स हो गए, राइट, देन गोल्गी अपैरेटस हो गया, तो कितने सारी चीज़ें होते हैं। तो वो सब देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर झांकने में कि उसके अंदर है क्या। समझ में आ रहा है? तो ये न्यू टाइप का ये माइक्रोस्कोप है विच इज़ सेड टू बी एज इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसका जो मैग्नीफिकेशन है, मतलब मैग्नीफाई करना, इमेज को मैग्नीफाई करना, आप बता सकते हो कितना हो सकता है? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो उसका कम से कम 50 लाख होता है, कम से कम बोलूँ तो 50 लाख, वरना उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फाइनल जो रेंज होता है वो 50 लाख से शुरू ही होता है। मतलब समझ सकते हो आप लोग कि वो सेल कितना सा होता है, और उसको व्यू करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट, बहुत ज़्यादा चाहिए। और फिर उसके अंदर का एक सेल का मतलब कोई भी एक जो कंपोनेंट है सेल ऑर्गेनल, उसके बारे में जानने के लिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रही हूँ? तो इसके लिए 50 लाख टाइम्स लगता है उसे, ठीक है। तो ये बहुत होता है। तो ये आपको 4-5 माइक्रोस्कोप के बारे में पता चल गया होगा। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट, पहला सिंपल माइक्रोस्कोप है, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड देन हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हुई थी जो आपको यहाँ पे दी हुई है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। देन यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में भी दिया हुआ है। लाइट माइक्रोस्कोप अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हो 50 लाख टाइम्स है ये, कैन यू इमेजिन। तो अब चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट सेज अबाउट दीज। तो ये सब जो है, ये सब साइज़ है, किसके साइज़ हैं? सेल्स के साइज़ है। येस, सेल्स के क्या है, ये साइजेस हैं सब, जितने 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ये सब जितने भी सारे साइज़ ऑफ द सेल है, क्या है ये? साइज़ ऑफ द सेल, ठीक है। ये आपके बुक्स में जो है दिया होगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो यू कैन फॉलो लाइक दैट वे, आप वहाँ से ऐसे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा, दीज आर द साइज ऑफ द सेल्स। फाइन, समझ में आया आप लोगों को कि ये सब क्या है, साइजेस ऑफ द सेल है। सेल्स में भी स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटेंड, पॉलीगोनल, ओवल, ट्राइंगुलर, कॉनिकल, कॉलमनर, ये सब जो हैं दीज आर ऑल द शेप्स, कैसे शेप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप पता ही होगा कैसे होता है स्पेरिकल, अभी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। रेक्टेंगुलर शेप्स के होते हैं, फ्लैट एकदम फ्लैट टाइप जो होता है ना, वैसे टाइप के भी होते हैं। देन पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब ऐसा ऐसा शेप्स के होते हैं ना, जो पॉलीगोन का जो शेप होता है वैसे शेप्स के भी होते हैं, मतलब बहुत सारे शेप्स के होते हैं। फिर उसमें से ओवल एक शेप का होता है, ठीक है। ओवल में कौन सा ले सकते हो आप? ले सकते हो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, उन लोग का क्या मोस्टली टाइम ऐसे ही रहता है, ओवल शेप में रहता है, राइट, ऑस्ट्रिच। देन उसके बाद ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप का भी होता है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है बट ट्राइंगुलर शेप का होता है। कॉनिकल शेप का होता है, कॉलमनर शेप का होता है। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के शेप्स हैं जिससे ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन? सेल्स पाए जाते हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, विच सेज अबाउट दैट द स्मॉलेस्ट सेल कैन बी सीन इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है, मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेल है उस जिसके जो अराउंड है, मतलब हर एक सेल के अराउंड जो है एक लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं शॉर्टकट पे लिख रही हूँ PM, ठीक है। एक मतलब हर एक सेल के अराउंड क्या होता है, एक कवरिंग होती है विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर न्यूक्लियर के अराउंड है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट ऑल ओवर बोला जाए तो हर एक सेल के अराउंड लेयर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट ये माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल, एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेल है जिनके अराउंड जो है सेल एनवेलप है ही नहीं, ठीक है। और इनका साइज़, लेंथ आप देखोगे ये दिया हुआ है विच इज़ 0.3 UM इन लेंथ इतना उनका होता है। समझ पा रहा है? तो ये हो गया स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। अगर मैं बात करूँ बाकी सेल्स, जैसे हो गया लार्जेस्ट सेल साइज़ के बारे में, तो लार्जेस्ट साइज़ जो होता है वो ऑस्ट्रिच का साइज़ होता है, लार्जेस्ट साइज़, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइज़ किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। वेराज जो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं वो कौन होते हैं? नर्व सेल्स। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है? लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे साइज़ वाइज। तो आप देखोगे नर्व के सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, राइट। लेट मी ड्रॉ अ परफेक्ट स्ट्रक्चर ओवर हियर, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट। तो यहाँ पे देखो नर्व्स के सेल्स कैसे ऐसे ऐसे होते हैं, राइट, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट है, हाइट वाइज है। वेराज इफ़ वी टॉक अबाउट दीज लार्जेस्ट सेल्स, मतलब बहुत बड़ा, समझ में आ रहा है। स्मॉलेस्ट सेल मतलब बहुत छोटा, ऐसा, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का सेल है, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो किसका सेल है? नर्व सेल्स हैं। एंड जो स्मॉलेस्ट था, बहुत स्मॉलेस्ट, हमने पढ़ा किसका था? वो माइकोप्लाज्मा का था, ठीक है। इसलिए माइको मतलब वेरी माइन्यूट, राइट। तो माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल है। और एक चीज़ में आप लिख लीजिए कि इसका जो सेल एनवेलप होता है वो नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ भी आप लिख लीजिए। ओके, आप बोलेंगे ये मैंने ऊपर क्या ये लिखा है, ओमनिस सेल्यूलर, ई सेल्यूलर, पता चल जाएगा। अब ये ओमनिस सेल्यूलर, ई सेल्यूलर का मतलब कहाँ से आया? तो एक साइंटिस्ट थे, रेनाउंड साइंटिस्ट थे, स्कीवन एंड स्किल्डन। अब इन दोनों के बारे में अगर मैं साइंटिस्ट के बारे में बता दूँ तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 ईयर का है, मतलब डिस्कवरी का कितना 1 ईयर का ही डिफरेंस। ओके, तो ये जो स्कीवन और स्किल्डन थे ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये तो थे सेल थ्योरी के बारे में, मतलब डिस्कवरी कर रहे थे सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में जान रहे थे, ठीक है। कौन कौन? स्कीवन एंड स्किल्डन। अब फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच का, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, तो क्या था कि जो स्कीवन थे, स्कीवन, ये जो थे स्कीवन, वो जो थे ये थे ब्रिटिश बोटानिस्ट थे ये, ठीक है। वो कौन थे? ब्रिटिश बोटानिस्ट, सॉरी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ना कि ब्रिटिश बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट,
हैंड राइटिंग पता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला होगा, ठीक है। ओके, सो ये कौन थे? ब्रिटिश बोटानिस्ट थे। वेट अ मिनट, तो ये जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक। एक सेकंड, बहुत कन्फ्यूजन हो गया वापस, लेट मी रेज एवरीथिंग। या सो हाँ, ये जो थे, जो स्केवन थे, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट पता है आप लोगों को ना, जो इन सब के बारे में खोज करते हैं, जू एनिमल्स से रिलेटेड जो ज़्यादा डिस्कवरीज करते हैं, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवरी कब स्टार्ट की? तो इन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की थी 1939 में, ठीक है। 1939 में इन्होंने डिस्कवरी शुरू की थी। वेराज अगर मैं बात करूँ इनकी स्किल्डन, ठीक है, इनकी बात करूँ तो इनके लिए मैं कोई और कलर चूज़ कर लेती हूँ। तो अगर मैं स्किल्डन की बात करूँ तो ये जो थे, वो जो थे, ये थे जर्मन बोटानिस्ट, ठीक है, ये जर्मन बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट पता ना, जो बॉटनी के बारे में रिसर्च करते हैं। तो स्किल्डन थे, वो थे जर्मन बोटानिस्ट। ये कब उन्होंने खोज किया था? इन्होंने किया था 1938 में। देखो 1 साल का डिफरेंस है बस, ठीक है, दोनों के बीच में कितने साल का? 1 साल का डिफरेंस है। ये जो थे ये 1939 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, किसने? स्कीवन ने। वेराज अगर स्किल्डन की बात उन्होंने 1938 में डिस्कवरी की थी, ठीक है। आप वापस लिख लो, मैं बोल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्कीवन जो थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, स्कीवन थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की थी 1939 में। और जो स्किल्डन थे, स्किल्डन, वो उन्होंने डिस्कवरी की थी 1938 में, ठीक है। जो बोटानिस्ट जर्मन बोटानिस्ट थे, ठीक है। इतना सारा बहुत खिचपिच हो चुका है। तो ये सारी रिसर्च इन्होंने की थी, ठीक है, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फाइन, इससे आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। बाकी के 2 पॉइंट्स होप्स आपको जो है क्लियर हो गया होगा, क्या बताया गया था इनके इसमें। ओके, सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, एडवांस्ड रिसर्च इन साइटोलॉजी लेड टू मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी विच इज़ नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी। अब क्या हुआ कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए सेल थ्योरी में। पहले किसने? स्कीवन एंड स्किल्डन ने किया था। उसके बाद जो है, हाँ एक और चीज़ बताना भूल गई, उसके बाद जो है एक नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्काउ, ठीक है, रुडोल्फ विर्काउ हुए थे, विर्काउ आए थे। इन्होंने इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से जो था कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मतलब इनके हिसाब से एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि जो सेल्स होते हैं, जो पहले के सेल्स होते हैं, उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, जो सही था, राइट, जो सही था, क्योंकि हमने पढ़ा सेल डिवीजन में कि एक सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। तो इनका कहना था, रुडोल्फ हिटलर नहीं, रुडोल्फ वर्काउ, ठीक है, VRCHOW, रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था कि एक सेल से ही जो है, एक सेल से नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। उनके लैंग्वेज में उन्होंने इसका नाम दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले ही सेल से न्यू सेल्स फॉर्म्ड हुए हैं। कौन का? रुडोल्फ वर्काउ का था। बट ये जो स्कीवर एंड स्किल्डन थे, इन्होंने जो सेल थ्योरी की थी, इनके में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था अबाउट न्यू सेल्स, की न्यू सेल्स कैसे बने, ठीक है। इनके ये जो स्कीवन और स्किल्डन थे, उनके थ्योरी में नहीं एक्सप्लेनेशन दिया गया कि न्यू सेल्स कैसे बने, क्या हुआ था। बट कौन आके किया? तो ये था रुडोल्फ वर्काउ। इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स बनते हैं। इनके लैंग्वेज में से कहा गया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। बहुत सारे चेंजेस आए सेल थ्योरी में, साइटोलॉजी में रिसर्च हुए, फिर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए, और जिसके कारण ये हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी बना, ठीक है। क्या बना? हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिखा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, क्या रीज़न था? बिकॉज इस वाले स्लाइड में मेन कंसेप्ट था इसके बारे में, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, रुडोल्फ वर्काउ, क्योंकि ज़्यादा इनके बारे में नहीं डिस्कस किया गया था, मतलब इन्होंने सही बताई थी लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया था। तो कौन ज़्यादा इनके जो फेमस रिनाउंड थे वो कौन थे? स्कीवर एंड स्किल्डन। हाँ, जो रुडोल्फ थे वो भी थे, लेकिन क्या होता है ना, कोई साइंटिस्ट, देखो जैसे हमने पहले बार में रदरफोर्ड हो गए, डाल्टन्स हो गए, तो उनके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था ना उनका एटम्स के बारे में, राइट। बट जिसका एक्सेप्टेबल था उसका ज़्यादा नाम ही नहीं हमने सुना, राइट। तो ऐसे होता है, व्हाट वी कैन से। तो समझ में आया आपको किसने बताया था अबाउट न्यू सेल्स,
ठीक है, और विच वॉज करेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ काइंड्स ऑफ सेल्स। काइंड्स ऑफ सेल्स में 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं, पहला आता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल्स। हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अप और यूकैरियोटिक सेल्स का जो ऊपर से होता है, मतलब ओवरऑल लुक जो होता है वो आप देख लीजिए, ऐसा होता है ओवरऑल लुक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट किसके बारे में, हम देख लेते हैं अबाउट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बारे में, बिकॉज वेरी फेमस, राइट। तो चलो देख लेते हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे तो ये जो है वो है एनिमल सेल्स का, राइट। देख के पता चल जाएगा कैसे, तो देखो पहला चीज़ तो जो आइडेंटिफाई कर देता है वो होता है सेल वॉल। इसका सेल वॉल है ही नहीं तो मतलब क्या होगा, ये ऑफ कोर्स एनिमल सेल होगा, क्योंकि प्लांट सेल होता है तो मेनली हमने पढ़ा है कि ऐसा होता है, राइट। लेकिन सेल्स जो होते हैं उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना, एनिमल सेल्स का ऐसे ही मोस्टली टाइम पे पाए जाते हैं, राइट। तो हम इससे एक चीज़ पता है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका जो शेप होता है ना वो फर्म नहीं होता, ठीक है। हम इससे एक चीज़ ये हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि इनका परफेक्ट फॉर्म शेप नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल्स की तो उनका भाई तो शेप फिक्स ही रहता है, तो इसका उनका जो शेप होता है वो फॉर्म होता है। चलो ये तो बात की बात हो गई डिफरेंसेस करना, पहले हम ऊपर से जान लेते हैं एनिमल सेल्स को, ठीक है, और करीब से देख लेते हैं उनके ऑर्गेनल्स को। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रोजोम्स से। सेंट्रोजोम्स पता है क्या होता है, नहीं पता तो सेल डिवीजन का चैप्टर देख लीजिए, वीडियो पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ सेंट्रोजोम क्या होता है। पता है जब हमने सेल डिवीजन किया था, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कितना सारा, ठीक है, डिविजन्स हमने पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से पहले वो क्या होता है, सेंट्रोजोम्स होते हैं जो सेंट्रियोल्स को कवर अप करके रखते हैं, जिसके अंदर सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्रोसेस आगे जाके बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, राइट। स्पिंडल फाइबर्स ऐसे शिप्स के होते हैं, तो उनमें हेल्प करता है कौन, हेल्प करता है सेंट्रोजोम्स, ठीक है। सेंट्रोजोम्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। समझ में आया सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, ओवरव्यू मैंने बता दिया क्या होता है, फिर भी नहीं समझा है तो फिर आप हमारा वो चैप्टर जो है सेल डिवीजन का जो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई अबाउट, एक सेकेंड, हाईलाइट कहाँ करना रहता है, कहाँ हो जाता है, ओके। ये हो गया, हमने पढ़ लिया सेंट्रोजोम्स के बारे में। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मतलब पता है, कोई नहीं, हम जो है जो ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, भले ही वो न्यूक्लियस हो, गोल्गी हो, वैक्यूल्स हो, या माइटोकॉन्ड्रिया हो, ER हो, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा जितने भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी सारे ज़रूर देखिएगा। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन हो गया ये माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। देखो जब एक होता है ना, एक सेकेंड, जब एक होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, ठीक है। एक होता है तो माइटोकॉन्ड्रियन, अगर बहुत सारे हैं जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तीनों को अगर मैं एक साथ अज्यूम करूँ तब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ए आ जाता है अगर बहुत सारे हो तो, अगर सिंगल है तो क्या आ जाता है, AN आ जाता है, ठीक है। समझ में आया माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में का डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियन, राइट, क्योंकि हम एक को ही अभी इधर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। अब देखो जो एनिमल्स में होते हैं ना, उनके एनिमल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी वैक्यूल है, यहाँ पे भी है वैक्यूल, यहाँ पे भी है वैक्यूल, यहाँ पे भी वैक्यूल है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स पे अगर देखें तो चलो बात की बात है, बाद में हम डिफ्रेंशिएट कर ही लेंगे ऑफकोर्स इस वीडियो में। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के बारे में भी हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस ये वाला जो होता है, ये वाला आप देखोगे, दिस इज गोल्गी अपैरेटस, ये जो रेड रेड कलर के दिखेंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर गोल्गी अपैरेटस। इसका भी फंक्शन क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी इतना स्ट्रेसफुल लेने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, विच इज़, एक सेकेंड, या नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो दोनों होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन दोनों रेटिक्यूलम्स होते हैं। कौन से रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के दोनों टाइप्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स, राइट। देन ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड आप देखोगे ना लाइट ब्लू कलर में, जो आप देखोगे, ठीक है, लाइट ब्लू कलर में जो आप पूरी जगह देख रहे हो ना, ये पूरी ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज लाइसोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता ही होगा क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर अप करके रखता है। देखो ये जो न्यूक्लियर है उसको कवर अप करके जो रखेगा, ये जो लेयर देखोगे ये वाला, ये देखो ये वाला जो लेयर दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस उसके अंदर होता है,
ठीक है, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये बाहर वाला आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी नॉट दिस वन। ये वाला जो लेयर दिखेगा बाहर वाला, दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला हो गया, ये दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हो गया जो इस फ्लूइडिटी है जो है ये न्यूक्लियस है पूरा, एक ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया है, मुझे पता है आप सबको पता ही है ये सारी चीज़ें। देन न्यूक्लियोलस हमने देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो इसको कवरिंग दे रही है, इसको जो कवरिंग दे रही है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कहो या इसे हम क्या कह सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग, तो इसलिए ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया तो एनिमल सेल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, विच इज़ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो हमने देखा उसमें भी होता है, किसमें होता है, एनिमल सेल्स में। गोल्गी apparatus ये हो गया, ठीक है। फिर एम्ब्लियोप्लास्ट, ये सब जो होते हैं ना, ये सब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट, एम्ब्लियोप्लास्ट, ये सब टाइप्स ऑफ क्या है, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। इनका कलरिंग से रिलेटेड काम होता है, जो हम आगे मैं बताऊंगी आपको जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे तब। देन राइबोसोम्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। देखो इनके पास सेल वॉल होता है इनके पास, और लेकिन जो एनिमल सेल्स है उनके पास क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल उनके पास नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। देन वैक्यूल्स है इनके पास एक ही बड़ा सा लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। लेकिन हमने देखा एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल्स में क्या है, छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। देन हमने पढ़ा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में, पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है कलरिंग के लिए, राइट। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ना कलर की, और ये तो उनको तो ज़रूरत होती है क्लोरोप्लास्ट की, तभी तो अपना वो खाना बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएंगे, राइट। देन न्यूक्लियस होता है, इनमें भी न्यूक्लियोलस प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ऑक्सीजोम्स, फिर इस सब के बारे में जो है आगे के वीडियोस में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, ऑल दैट थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है किसमें, प्लांट सेल में, फाइन। तो फिर अब बात आ जाती है एक क्वेश्चन पे कि अगर प्लांट सेल की बात करूँ तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एनर्जी प्रोडक्शन फैक्ट्री, राइट। एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज की किसको ज़रूरत पड़ेगी, एनिमल्स को पड़ेगी या फिर ह्यूमन्स प्लांट सेल को पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और चलो मैं उसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है कि एनिमल सेल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, ओके। तो आप लोग ने जिसने इसका आंसर करेक्ट दिया है, सो कीप इट अप, वेल डन। जिसको नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा या नहीं हो पाया, तो उनके लिए आंसर मैं बता देती हूँ रीज़न कैसे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एक्ट करता है एज अ एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एनर्जी रिलीज करता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करते हैं। उनके पास कितनी सारी एनर्जी हो जाएगी, अब इतनी सारी एनर्जी का वो करेंगे क्या, राइट। इसके लिए इनमें कम माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बट अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल्स की तो इनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मतलब बहुत माइटोकॉन्ड्रिया इनमें होती है। समझ में आया, ये डिफरेंस है किसके, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच के माइटोकॉन्ड्रियाज में किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे बता रहा है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो दो मेन डिफरेंसेस हमने पता कर लिया कि सेल वॉल के बारे में, राइट। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस से बात करूँ तो सेल वॉल इनका प्रेजेंट होता है, इनका एब्सेंट होता है सेल वॉल, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो और फिर इनमें सिंगल लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जनरल मतलब देख के पता कर सकते हैं, ऐसा वाला डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर डिटेल में आपको इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट करें, हमें स्पेशली एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल के ऊपर मैं पूरा जितने भी डिफरेंशिएट पॉइंट्स हैं सारे मैं कवर अप कर दूँगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ओके। तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल लेक्चर का एक्सप्लेनेशन, विच इज़ प्रोकैरियोट्स के बारे में, जो हमें मेनली कवर करना है इस वीडियो में, फाइन। तो प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, या ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं पहले बता दूँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं ये अबंडेंटली नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरियाज हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर ये सब जो होते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है,
इन सब के वे में ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं। तो पहला चीज़ तो ये, और इनका ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उसका सेल का स्ट्रक्चर है ये, समझ में आ रहा है। तो ऐसा होता है कि इसमें बैक्टीरिया सेल में, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इनके पास जो होते हैं अदर सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स वो भी प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। जो ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होता है वो होता है राइबोसोम्स, ठीक है, इनका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, वेराज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ना ही इनका न्यूक्लियस होता है, ना ही अदर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। अब इनकी कवरिंग की बात करें तो इनकी जो कवरिंग होती है ये बहुत बहुत हार्ड होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है। आप देखोगे यहाँ पे कैप्सूल लिखा हुआ है, राइट। तो कैप्सूल कैसे टफ होता है, कैसे हार्ड होता है, राइट। तो इनका जो सेल एनवेलप है, इसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। इनकी कवरिंग को हम सेल एनवेलप कहते हैं, ना कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल वो कहते हैं, इसको हम सेल एनवेलप कहते हैं। तो ये जो सेल एनवेलप है वो बहुत ही केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप है ये, ठीक है। उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही उनके पास अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ईआर हो गया, देन न्यूक्लियस हो गया, देन जैसे कि वैक्यूल्स हो गए, देन फिर अदर बात करूँ जैसे कि हमारे और क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो सब एब्सेंट होते हैं इनके केस में। अब हम इनके बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं डिटेल में कैसा इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आप वेरी फर्स्ट लेयर देखोगे, एकदम लाइट ग्रीन कलर का जो लेयर देखोगे, इस लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इनका जो लेयर होता है वो 3 लेयर्ड है ये, ठीक है। दे आर 3 लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स। तो 3 लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पहला लेयर आता है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, इसमें अगेन 2 टाइप्स आ जाते हैं, या तो स्लाइम लेयर को कह सकते हैं हम, लूज शीथ जो होता है ना, लूज शीथ वैसे। तो स्लाइम लेयर में क्या होता है, एकदम स्लाइमी, उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत स्लाइमी रहता है। एंड दूसरा, ये पहला वाला हो गया, एंड जो दूसरा है वो कैप्सूल वाला लेयर हो जाता है, ठीक है। कैप्सूल वाला लेयर जो टफ लेयर होता है वो, ठीक है। तो इनका जो पहला लेयर होता है वो किसका बना हुआ रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स में 2 आ जाते हैं, या तो स्लाइम लेयर का बना होगा या तो कैप्सूल लेयर का बना होगा। समझ में आया। ये किस में पाए जाते हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स में। पहला जो सेल एनवेलप है उसका पहला लेयर्ड होता है, ठीक है। तो पहला आउटरिंग हमने देख लिया किसका होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अंदर की ओर चलते हैं, उसके नीचे वाला लेयर। अब देखो कि डार्क ग्रीन कलर का जो लेयर है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर के लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये वाला जो लेयर है वो सेल वॉल लेयर कहा जाता है, ठीक है, या मिडिल सेल वॉल के भी नाम से ऐसे जाना जाता है। देन उससे नीचे वाला जो लेयर होता है वो होता है, मतलब बात करूँ, ये जो आप येलो कलर से देखोगे, ठीक है, ये वाला लेयर, ये वाले को लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर। क्या, कौन सा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहो, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, कवरिंग। तो और ये किसका मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा का मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। तो ये सारे जो है, ये सब तीनों लेयर है, कैप्सूल लेयर, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब तीनों जो हैं, ये सब तीनों लेयर्स हैं प्रोकैरियोट्स के, आउटर कवरिंग, ठीक है। फिर अंदर की ओर हम बढ़ते हैं। अब मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को कि ये जो होते हैं, अब देखो, अगर हमें कोई भी बैक्टीरियाज को देखना हो तो उसके अगर उस पर स्टेन होगा अगर वो बैक्टीरिया, तो वो उसके पार्ट्स क्लियरली विजिबल होंगे, राइट। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। कौन थे एक साइंटिस्ट, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जो डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो है ग्राम स्टेनिंग मेथड निकाला था। क्या निकाला था, ग्राम स्टेनिंग मेथड। किसने निकाला था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम है सरनेम, तो इन्होंने मेथड को भी नाम दे दिया ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग मेथड। वन इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अनदर वन इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये उनके 2 टाइप्स थे, किसके, ग्राम स्टेनिंग मेथड के 2 टाइप्स थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने शॉर्टकट में लिखा है बिकॉज स्पेस नहीं है तो ज़्यादा वो कवर अप नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये दोनों उनका वो था, ठीक है, दोनों उनके पार्ट्स थे किसके, ग्राम स्टेनिंग मेथड के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता था कि जो बैक्टीरिया होगा उसका जो सेल वॉल होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना रहेगा पेप्टिडो ग्लाइकिन से,
ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से जो है इनका सेल वॉल बना रहेगा। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसे रिमेंबर कर सकते हो, देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, तो ऐसे ऐसे आप करके रिमेंबर कर सकते हो, हाँ यहाँ पे पी है तो मतलब पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। बट व्हेन वी कम टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इनका जो सेल वॉल होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ म्यूरिन, ठीक है, MURIN, म्यूरिन से जो है इनका जो है सेल वॉल बना रहेगा, ठीक है, MURIN, म्यूरिन से, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट लाए थे ग्राम ने, ठीक है, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे डैनिश के थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं अगर हमें बैक्टीरियाज को अच्छे से देखना हो, विजिबल हो वो, इसके लिए, ठीक है। ये दोनों मेथड्स आ जाती हैं, मेथड्स नहीं एक्चुअली, उनके दो टाइप्स आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए। और इनका काम क्या होता है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को। ये जो सेल है, इनका जो सेल है, ये जो सेल है उनको वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, ताकत देते हैं सेल को। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। नाउ व्हाट इज़ फॉस्फोलिपिड लेयर? तो फॉस्फोलिपिड लेयर क्या होता है कि इनका जो अंदर का, अगर आप देखोगे ना, जूम जब करोगे ना इसको, तो वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या कि फॉस्फेट प्लस लिपिड्स, राइट, दोनों मिला के बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फेट इज़ व्हाट? प्रोटीन्स, राइट। फॉस्फेट क्या है? प्रोटीन्स है। लिपिड्स क्या है? फैट्स है। तो प्रोटीन्स और फैट्स के लिए बने हुए रहते हैं। बाई लेयर मतलब 2 लेयर्स के ना, बाई डाई ये सब क्या होता है? 2 लेयर्स होते हैं। तो 2 लेयर्स के बने हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ फॉस्फोलिपिड्स। उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ रहता है? फॉस्फोलिपिड लेयर का बना हुआ रहता है। फाइन, तो इतना हमने कवर अप कर लिया है प्रोकैरियोट्स के बारे में। देन जो बैक्टीरियाज जो मोटाइल स्टेट में होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया मोटाइल स्टेट में होते हैं उनके पास ऐसा कुछ रहता है, सीलिया लाइक या फ्लैजुला लाइक होता है। अब अगर बहुत सारे हैं तो हम फ्लैजुला कहते हैं, लेकिन अगर एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हम फ्लैजुलम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फ्लैजुलम, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और डीपली जा रहे हैं कंसेप्ट के अंदर, तो ध्यान से दीजिएगा कि हम इसके पार्ट्स को भी अब हम सीखने वाले हैं। तो ये फ्लैजुलम होता है। अगर मैं इस वीडियो को, अगर मैं इसको जूम करूँ, ये देखो दिस पार्ट, ये वाला जो नीचे का जो पार्ट आपको दिखेगा, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज बैसिल बॉडी। ये पार्ट को हम कहते हैं बैसिल बॉडी। नाउ व्हाट इज़ दिस बैसिल बॉडी? इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है इस प्रोसेस में? तो बैसिल बॉडी एक्ट करता है रोटेटरी मूवमेंट में, ठीक है, एक्ट करता है किसमें? मूवमेंट में। कौन सा मूवमेंट? रोटेटरी मूवमेंट में ये एक्ट करता है। कैसा काम करता है? मोटर की तरह। जैसे नॉर्मल मोटर होता है ना जो एकदम स्पीड से चलता है, तो वैसा ही ये काम करता है, एकदम स्पीड से जो है ये चलता है। समझ में आया? ये किसका काम होता है ऐसा? बैसिल बॉडी का। क्या करता है वो काम? मूवमेंट का करता है। तो इससे पता चल जाएगा कि फ्लैजुलम का क्या काम है? मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। देन उसके ऊपर अगर मैं जूम करूँ तो उसके ऊपर जो है, यहाँ पे मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं हुक, HOOK, हुक। और दूसरा एक और पार्ट होता है विच इज सेड टू बी एज फिलामेंट। एक फिलामेंट भी लेयर होता है, ठीक है, फिलामेंट वो वाला लेयर होता है। तो देयर आर 2 लेयर्स अबव दैट, फिलामेंट एंड हुक, ठीक है, समझ पाया? तो ये इसके ऊपर का होता है स्ट्रक्चर। तो कभी कभी इनमें या तो यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्लैजुला ही प्रेजेंट होता है, अदरवाइज सीलिया प्रेजेंट होता है, वो भी हेड लाइक होता है, वो भी सेम प्रोसेस करता है, ठीक है। अब क्या होता है इनके अंदर, अगर मैं बात करूँ इनके अंदर की तरफ जाती है, पहले हम बाहर का जो है वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट आता है पिलाई, पिलाई कहो या पिलस कहो। ये जो ऐसे आपसे हेड लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसे बड़े बड़े जो ऐसे निकले हुए हैं, राइट, जिससे हमें पहचान में आ जाता है कि हाँ ये बैक्टीरियाज है, राइट। तो ये जो होता है इसे हम पिलाई कहते हैं या पिलस कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिलाई या पिलस? उनका क्या फंक्शन होता है? तो वो जो है दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब बेसिकली कहें तो वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। अगर कोई और सेल आया तो ये इसके साथ आएगा एंड ये कम्युनिकेट करेगा। इनका जो हेड लाइक है, पिलाई है, ये कम्युनिकेट करेगा दूसरे हेड लाइक के साथ या दूसरे सेल के साथ, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए। अब बोलोगे कि ये सेल तो चला जाएगा ना, मतलब उसे स्टेबल कैसे रहेगा? तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको पकड़ के रखने के लिए दूसरे सेल्स के साथ, मतलब ये सेल को ये सेल के साथ पकड़ के रखने के लिए देयर इज़ अ फिम्ब्रे। फिम्ब्रे मतलब ऐसे स्मॉल, वो भी हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, आउटर ऑफ द सेल ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो उनका नाम क्या है? फिम्ब्रे नाम है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इट इज़ कॉल्ड टू बी एज फिम्ब्रे। आपके टेक्स्ट बुक में जो है अच्छे से दिया होगा, इट्स सेड टू बी एज फिम्ब्रे, FRIMBRAE, ठीक है, फिम्ब्रे। तो ये फिम्ब्रे का क्या काम होता है कि ये जो होता है सपोर्ट देने में इनकी हेल्प करता है, मतलब वो अपनी तरफ खींच के रखता है दूसरे सेल्स को, ठीक है। तो फॉर क्लिंगिंग सपोर्ट के लिए क्या हेल्प होता है, ठीक है।
तो ये पिल्लाई पिलिस का समझ में आया, तो इनका फंक्शन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। क्या है फंक्शन? कम्युनिकेट करना। फिर फिम्ब्रे का क्या है फंक्शन? और सपोर्ट को उनको खींच के रखना। ठीक है, ये दोनों बात आ जाती है। अब फिर उसके अंदर की तरफ जाए तो ये जो है अंदर का वो है न्यूक्लियस। ठीक है, आई मीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, बिकॉज जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब जो बाकी के सेल्स में देखोगे तो डीएनए वो पैकेज मतलब रहते हैं, राइट। उनको पैकेज करने के लिए कौन रहता है? हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है। बट इसमें बात करें तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ पे जो डीएनए होगा, जो मटेरियल होगा वो ऐसे से मतलब ऐसे क्रोमैटिन स्टेट में होगा। ठीक है, ऐसे से रहेगा वो, उसका जो पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम जाके जो बनाता है वैसा नहीं रहेगा। अब इनका अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, फिजन मतलब एक से ही दूसरा निकल जाता है वो। जैसे मैं बात करूँ रेप्टाइल्स है उनकी, तो जैसे उनका कोई भी अगर एक एरिया निकल जाए, ठीक है, बॉडी पार्ट से एक एरिया निकल जाए तो बाकी का जो पार्ट होता है वो अपने आप ग्रोथ ले लेता है। सेम चीज़ इसमें होती है, इनमें से ऐसे पार्ट्स निकल नहीं जाते हैं, इसमें से एक और इसी सेल इसी बैक्टीरिया का बॉर्न होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस होता है बाय फिजन मेथड। हमने जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाती है इनके रिप्रोडक्शन की बात। मैंने डीएनए के बारे में आपको बता दिया कि इनके जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोइड रीजन फाइंड मतलब पाए जाते हैं। अब इनका जो ये डीएनए होता है वो डायरेक्टली सीधा साइटोप्लाज्म का जो लेयर होता है, इनके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये जो येलोइश में देखोगे आप वो जो है वो पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये येलोइश पूरा लेयर जो देखोगे वो साइटोप्लाज्म है। वह जो ये ब्लू कलर का जो डॉट्स देखोगे दोज आर राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है? तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट। तो यहाँ पे भी वही काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के सब जो ऑर्गेनल्स हैं जो भी प्रेजेंट है उनको सबको स्टेबलाइज्ड रखेगा, मतलब पकड़ के रखेगा, जिससे कोई मूवमेंट ना हो पाए। ये सब काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म का काम होता है। फंक्शंस भी मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए। इनके साइज़ में इनका फिर ट्यूबुलर पिलाई के बारे में हमें क्या था, राइट। देन हमने डीएनए के बारे में हमने कवर अप किया है, हमने सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो एक पार्ट आ जाता है यहाँ पे इन फोल्डिंग्स का। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये वाला मेम्ब्रेन, तो ये अंदर की तरफ ऐसे एक फोल्डिंग्स बनाते हैं। अब जैसे ये है तो यहाँ अंदर की तरफ से फोल्डिंग बनाएगा, या बोलो अंदर से वो बड आउट होगा। ठीक है, वो बड आउट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ये बड को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं हम इसे, मीजोजोम। ठीक है, इस बड को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम जो होता है, अब जैसे बाहर से जो कोई भी मटेरियल आया, ठीक है, बाहर से जो भी मटेरियल आएगा या आ रहा है तो बाहर के लिए तो आसानी से उसको अंदर ले लेते हैं। बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये उनको क्या करता है? एक रैपिंग देता है, किसकी? खुद की वो कोटिंग देता है, रैपिंग देता है किसकी? खुद की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद की रैपिंग देगा वो ऑर्गेनिज्म को, और वैसे करके फिर वो पिंच आउट हो जाएंगे, इसके अंदर वो चले जाएंगे वो मटेरियल्स। ठीक है, वो जो भी मटेरियल्स है वो इनके अंदर चले जाएंगे, और उनका कोटिंग किसका होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोटिंग होगा। सच में, तो इसको ये जो बडिंग वाला है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। जो इन फोल्डिंग्स होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसे हम मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एनर्जी प्रोडक्शन की, क्योंकि इन्हें भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है कि कौन इनकी एनर्जी फिर प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही काम करता है एज माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस। मतलब क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ के सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं, राइट। मतलब और सारे होते हैं बट ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रोसेस करेगा एनर्जी प्रोडक्शन का, वो काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, देन इनके साइज़ के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो इनका जो साइज़ होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटे होते हैं बेसिकली। 1 to 10 माइक्रोमीटर इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, राइट। देन ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है? हमने देखा अभी कि राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो किसके लिए हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, मतलब सर्टेन अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। वो सर्टेन अमाउंट कहाँ से आएगा? तो वो सर्टेन अमाउंट आता है स्वेडबर्ग यूनिट्स से। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट्स। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम होगा स्वेडबर्ग, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया स्वेडबर्ग यूनिट्स। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था स्वेडबर्ग यूनिट्स के अकॉर्डिंग कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो 70S में होंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे जो है इसको पूरा एरेज कर लेती हूँ। स्वेडबर्ग यूनिट्स कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग कि एक बैक्टीरिया में, मतलब इस बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम्स होंगे, बट एक्चुअल में कितना होता है? 80 होता है, 80S होते हैं।
मतलब 70s तो बाद में हमें मिल ही जाते हैं, बट उससे पहले 80s होते हैं। कैसे, तो बताती हूँ। जो 50s होते हैं, 50s ये लार्जर सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के। लार्जर सब यूनिट्स कितने होते हैं, 50s होते हैं। क्योंकि हमें पता है राइबोसोम्स में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छोटे वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, 30s होते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं सब यूनिट्स वो कितने होते हैं, 50s होते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 80s मिलेगा। तो बाकी के 10s की तरफ चले जाते हैं, मतलब कहीं भी तो जाते होंगे ना, तभी जाके 70s बना है। तो जब इन दोनों का ये जो दो राइबोसोम्स है, जैसे ये सब स्मॉलर वाला और बिगर वाला, जब ये दोनों अपना मतलब फंक्शन कर लेते तो क्या वो रैंडमली मूव होते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि उन्हें कोई फंक्शन तब नहीं रहता। जैसे उन्हें आता है कि हाँ अभी उसको उनका काम करना है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग बनाएंगे दोनों के बीच। तो उस बॉन्डिंग में क्या होता है, 10s या 10% जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो जाता है जब वो बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब जब ये जो दो राइबोसोम स्मॉलर एंड लार्जर आके ऐसा बनते हैं, तभी उनका जो वो होता है वो ख़त्म हो जाता है, 10% चला जाता है, ये 10s जो होता है वो चला जाता है, तब जाके वो बना देते हैं 70s। समझ में आया क्यों ऐसा होता है, कहाँ पे 10s चला जाता है। और 80s से 70s कैसे हो गया, कितने स्मॉलर सब यूनिट्स है, कितने लार्जर सब यूनिट्स हैं। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कितने स्मॉलर सब यूनिट है या कितने लार्जर सब यूनिट है, तो आप यही आंसर दोगे 50s एंड 30s। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 50s या 20s होते हैं, बिकॉज 70s उनका टोटल पाया जाता है, नहीं। जो आंसर होगा वो ये होगा 50s एंड 30s, ठीक है। तो ऐसा होता है राइबोसोम्स के केस में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनका भी तो कुछ वो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि कितना भी डाल दो, राइट। कितना भी डाल दोगे तो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इसलिए जितनी ज़रूरत होगी सेल को उतना ही चाहिए राइबोसोम्स। तो इसके लिए ऐसा ये यूनिट निकाला गया है, विच इज़ कॉल्ड टू बी स्वेडबर्ग यूनिट्स, ठीक है। एक बहुत छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, या बहुत छोटा सॉरी सेल ऑर्गेनल नहीं, सेल है ऑफ प्रोकैरियोट्स विच इज़ नोन टू बी एज PPLO। ना व्हाट इज दिस PPLO? PPLO का मतलब फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनल्स, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनल्स, ये जो है सबसे छोटे सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के पाए जाते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होते हैं प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात आ जाती है फोटोसिंथेटिक की, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है तो ये भी समथिंग कुछ परफॉर्म करते होंगे। तो जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरियाज, ये ज़्यादा मोर लॉन्गर एक्सटेंशंस शो करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस होती है उनमें जो बहुत लॉन्गर होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या कहते हैं उसे हम, क्रोमैटोफोर्स। लास्ट टर्म ऑफ द टॉपिक का है ये, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। क्या होता है, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक वाले साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा अपना जो है एक्सटेंशंस शो करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा जो टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का, हर एक टॉपिक जो है हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है इस वीडियो में। भले वो प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड हो, प्लांट सेल से रिलेटेड हो, देन एनिमल सेल से रिलेटेड हो, या पूरा काइंड्स ऑफ सेल से रिलेटेड हो। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आएगा वो यूकैरियोट्स पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये प्रोकैरियोट्स का जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा, क्या कैसे होता है, उनके फंक्शंस क्या है, एवरीथिंग आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर देंगी, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्टिव ओवर देयर। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हमारा जो दूसरा चैनल है कुकिंग एंड फन, जहाँ पे हम अपने डेली लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और उसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।